हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। मैं वीडियोस को रेगुलर नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं उम्रे की विजिट पे हूँ और इस उम्रे की विजिट के दौरान जो हम कुछ ही घंटों दूर हैं बिटकॉइन की जो हाविंग का जो इवेंट है, कुछ चंद घंटे दूर है। अब देखिए, नॉर्मली अगर आप इस इवेंट को नहीं समझते हैं तो आपके लिए डजेंट मैटर, बिटकॉइन हाविंग ठीक है हो रहा होगा। बट क्योंकि आप इस चैनल पे जानते हो कि मैंने हमेशा आपको कोशिश ये बताने की करी है कि बिटकॉइन की फिलॉसफी और बिटकॉइन के पीछे जो ये इवेंट्स होते हैं, जो उसके सराउंडिंग जो उसके इवेंट्स होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम बिटकॉइन हाविंग की इंपॉर्टेंस को, उसकी रेलेवेंस को समझेंगे, तब जाके आपको ये रियलाइज होगा कि ओके, बिटकॉइन हाविंग का ओवरऑल बिटकॉइन के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों ये माना जाता है कि भाई बिटकॉइन हाविंग के अराउंड इतनी एक्साइटमेंट क्यों होती है। खासकर जो बिटकॉइनर्स होते हैं, जो बिटकॉइन के अंदर बिलीव करते हैं, उनके अंदर इतनी एक्साइटमेंट क्यों होती है और क्यों इसके अराउंड इतना बज होता है। तो उसको मैं आपको इस वीडियोस के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले क्या होता था कि जब भी जो मनी है, राइट, उसको कोई ऐसा नहीं कि आज हम जिस फॉर्म ऑफ मनी को देखते हैं वो सदियों से यही थी। मतलब जैसे अगर हमारी जेब में यूएस डॉलर है या आईएनआर है या कोई भी करेंसी है अलग अलग देशों में, तो क्या ये जो करंट फॉर्म ऑफ मनी है क्या हमेशा से ये थी? नहीं। पहले जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी के साथ जो इंसानियत है उसने एक्सपेरिमेंट किया, और जब उसने सपोज करो उसने नमक को एज अ फॉर्म ऑफ मनी यूज किया, खजूर को एज अ फॉर्म ऑफ मनी यूज किया, कैटल्स को एज अ फॉर्म ऑफ मनी यूज किया, प्रीशियस मेटल्स को एज अ फॉर्म ऑफ मनी यूज किया, समुद्र की सिप्पियों को यूज किया। अब होता ये था, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात की गहराई को समझना जब मैं ये बात आपको समझाने जा रहा हूं। होता ये था कि जब नमक है, अगर नमक को जब फॉर्म ऑफ मनी वो यूज हुआ, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी उसकी वजह से वो फॉर्म ऑफ मनी यूज होने लगा। मतलब जब नमक ज्यादा डिमांड में आने लगा, जब वो जब डिमांड होने लगी पीछे से, ऑब्वियसली उसकी सप्लाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ी, नमक की सप्लाई पीछे से बढ़ा दी गई। जब नमक की सप्लाई बढ़ा दी गई तो एज अ फॉर्म ऑफ मनी नमक जो है वो बिल्कुल भी स्केर्स नहीं रहा। ठीक है, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी। अब चाहे वो खजूर हो, चाहे वो कैटल्स हो, चाहे वो समुद्र की सिप्पियां हो। भाई समुद्र की सिप्पी जब फॉर्म ऑफ मनी प्रिवलेंट होने लगी कि भाई समुद्र की कुछ खास सिप्पियां जो हैं ये रेयर हैं, भाई ये ना आसानी से मिलती नहीं है, उनके अंदर मनी की प्रॉपर्टीज, जब लोगों ने उसको एज अ फॉर्म ऑफ मनी यूज करने लगा, जब उसकी डिमांड बढ़ी, पीछे से क्या हुआ, सप्लाई बढ़ा दी गई। जैसे सप्लाई बढ़ाई तो वो जो सिप्पियां थी वो रिडंडेंट हो गई, मतलब वो किसी काम की नहीं रही। क्योंकि होता क्या है कि जो मनी है अगर वो अबंडेंट है, राइट, अगर बहुत ज्यादा उसकी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, राइट, उसकी डिमांड के हिसाब से, तो वो अल्टीमेटली वो परफेक्ट फॉर्म ऑफ मनी नहीं रहती। यही कारण है कि हमने देखा कि आउट ऑफ ऑल द मेटल्स, अगर आप देखो, गोल्ड की जो सप्लाई है वो सबसे डिफिकल्ट है उसको प्रोड्यूस करना। मतलब आउट ऑफ ऑल द मेटल, मैं डिफिकल्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसकी जो माइनिंग है और जो गोल्ड को निकालना, उसको माइन करना इज वेरी डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू सिल्वर, इन कंपैरिजन टू ब्रॉन्ज, इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो यहां से आपको अंदाजा लग गया होगा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि मेटल तो मेटल है। अब आप ये कह सकते हो भाई कॉपर भी है, कॉपर भी यूज होता है, इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज है उसका, ब्रॉन्ज भी यूज होता है, सिल्वर भी इतना यूज होता है, लेकिन गोल्ड ही क्यों एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू बताया गया? भाई गोल्ड इसलिए क्योंकि गोल्ड जो है उसकी सप्लाई उसकी डिमांड के हिसाब से बढ़ाई नहीं जा सकती। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी मनी की डिमांड बढ़ी, उसकी डिमांड में तेजी आई, पीछे से सप्लायर ने सप्लाई बढ़ा दी। अब यही कारण है कि जब अमेरिकन डॉलर आया, जब गोल्ड के ऊपर बोला कि यार गोल्ड के अंदर तो कमी है, चलो डॉलर को छाप देते हैं, डॉलर को के पीछे गोल्ड की बैकिंग रखते हैं। तो जब गोल्ड को गोल्ड को हटा के जब मनी, जब पेपर करेंसी आई, यूएस डॉलर आया, और यूएस डॉलर ने बोला कि हम उतना ही छापेंगे जितना गोल्ड होगा बैकिंग में, तब तक कहानी ठीक थी। लेकिन जैसे ही गोल्ड की डिमांड ज्यादा, वो डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ी, तो सप्लायर को ही लगा, फेडरल रिजर्व को ही लगा, अरे यार ऐसा है कि डिमांड तो बहुत बढ़ रही है लेकिन गोल्ड हमारे पास इतना है नहीं, ऐसा करो गोल्ड को हटा दो। तो क्या हुआ,
जैसे यूएस डॉलर का प्रभाव, यूएस का प्रभाव दुनिया में बढ़ा, यूएस डॉलर का प्रभाव दुनिया में बढ़ा, तो क्या हुआ? तो अल्टीमेटली जो यूएस डॉलर है वो ट्रिलियंस में प्रिंट होने लगा। तो जब आज की डेट में हम देखते हैं कि 32-35 ट्रिलियन के आसपास जो यूएस का डेट पहुंच गया, तो मतलब जब डिमांड बढ़ी किसी चीज की तो पीछे से सप्लायर ने उसको छापना शुरू कर दिया और ये भी बोल दिया कि यार गोल्ड को हटाओ। 1971 में गोल्ड को हटा दिया गया था डॉलर की बैकिंग में से। तो कहने का मतलब क्या है कि आज तक इंसानियत ने, जब से ये दुनिया बनी है तब से इंसान की ये प्रवृत्ति रही है कि जो जो फॉर्म ऑफ मनी जैसे जैसे डिमांड में बढ़ी वैसे वैसे इंसान ने उसकी सप्लाई को बढ़ा दिया। इंसान बाय नेचर ग्रीडी होता है, वो देखता है, वो लाभ चाहता है हर ट्रांजैक्शन में। वो देखता है कि अगर जिस चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, चलो यार मैं इसका फायदा उठाता हूं, इस रेट का फायदा उठाता हूं, मैं मार्केट में और वो चीज लेके आ जाता हूं। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो चलो डॉलर और प्रिंट हो रहा है, गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, जब गोल्ड के दाम बढ़े तो मैंने कहा यार और गोल्ड में मार्केट में लेके आता हूं, मैं इसका फायदा उठाता हूं। जैसे ही मैं एक्स्ट्रा गोल्ड मार्केट में लेके आता हूं, डिमांड सप्लाई बढ़ती है, उसका प्राइस क्रैश कर जाता है। यही होता है ना। तो इससे ये पता लगता है कि जब भी मतलब 2008 से पहले जितने भी फॉर्म्स ऑफ मनी आए उसमें जैसे डिमांड बढ़ी सप्लाई बढ़ा दी गई। लेकिन 2008 के बाद बिटकॉइन को जब सतोशी नाकामोटो ने डिजाइन किया तो इस तरीके से डिजाइन किया कि पहली बार अगर बिटकॉइन सक्सेसफुल होता है एज अ फॉर्म ऑफ मनी फ्यूचर में, जो कि ऑब्वियसली जब सतोशी नाकामोटो ने डिजाइन किया था तो उसने ये सतोशी नाकामोटो को भी डाउटफुल था कि पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। उनकी चैट से, उनकी फोरम में डिस्कशन से ये पता लगता है कि ही वाज नॉट श्योर, बट उनका ये कहना था कि या तो ये फेल होगा या एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। तो इससे ये पता लगता है कि उन्होंने ये लेके चला सतोशी नाकामोटो ने कि यार अगर ये इंटरनेट अगर के ऊपर सारी इकोनॉमी बनेगी फ्यूचर में, और इंटरनेट के ऊपर ये जो पेपर करेंसीज हैं अलग अलग दुनिया की ये नहीं चल पाएंगी, तो इंटरनेट की अपनी खुद की एक फॉर्म ऑफ मनी होनी चाहिए, राइट। तो वो अगर सतोशी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन को एज अ डिजाइन किया तो उनको एक चैलेंज पता था कि यार फ्यूचर में ना चाहे डिमांड जितनी मर्जी बड़ी हो जाए इसका सप्लाई स्केड्यूल ऐसा रखना है कि शुरू में ये ज्यादा रिवॉर्डिंग होगी, मतलब शुरू में इसकी सप्लाई ज्यादा होगी, बट हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद, मतलब हर 2,10,000 ब्लॉक्स या हर 4 साल बाद, मतलब क्योंकि 2,10,000 ब्लॉक्स अप्रोक्सीमेटली 4 साल का समय लेते हैं आने में, तो बिटकॉइन के ब्लॉक्स या तो 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद या 4 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली जो सप्लाई है वो आधी रह जाएगी, फ्रेश सप्लाई। तो अब होता क्या है कि अब जैसे 15 साल हो गए, राइट, 15-16 साल में अगर जैसे जैसे समय बीत रहा है बिटकॉइन की समझ बढ़ रही है, बिटकॉइन की डिमांड बढ़ रही है, बिटकॉइन के अंदर इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, लेकिन सतोशी नाकामोटो ने बोला ना, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम होती चली जाएगी। अब ये पहली बार हुआ है। अब आप समझे बिटकॉइन हाविंग, ये गोल्ड में नहीं होता है, गोल्ड हाफ नहीं हो, सपोज करो, अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको ये पता लगे भैया गोल्ड जो है 4 साल बाद हाफ रह जाएगी, उसकी फ्रेश सप्लाई नहीं आएगी, सिल्वर की फ्रेश सप्लाई नहीं आएगी। और कैसे पता लगा? वो सैटेलाइट से कंफर्म हुआ है जी। क्या होगा? रातों रात गोल्ड के प्राइस 10x 50x तक हो जाएंगे। अगर गोल्ड का ये पता लग जाए कि फ्रेश सप्लाई नहीं आएगी, फ्रेश सप्लाई सिर्फ आधी रह जाएगी। अब सपोज करो अगर 2% से गोल्ड अगर मार्केट में हर साल आता है, अब ये 1% से आएगा। अगर ये अनाउंस हो जाए और सैटेलाइट कंफर्म कर दे तो क्या होगा? ऑयल का हो जाए कि ऑयल 4 साल बाद हाफ हो जाएगी सप्लाई, तो क्या होगा? सो एग्जैक्टली ये कोई भी कमोडिटी, कोई भी फॉर्म ऑफ मनी 2008 से पहले अनलिमिटेड रही है। जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ी है वैसे वैसे उसकी सप्लायर ने सप्लाई बढ़ा दी। बिटकॉइन की हाविंग एक इतना बड़ा इवेंट है कि अभी जो फ्रेश सप्लाई है उससे वो बिटकॉइन की सप्लाई आधी रह जाएगी। अगर 6.25 से 3.125 बिटकॉइन ही मिला करेंगे, राइट, माइनर को, जब वो बिटकॉइन के ब्लॉक को माइन करेगा माइनर। अच्छा, उसने सतोशी नाकामोटो ने कुछ नेटवर्क को यार बड़ा फेयर डिजाइन किया। उसने कहा यार जो शुरू में ब्लॉक्स को माइन करेंगे, जैसे शुरू में उसने 50 बिटकॉइन का भी रखा,
फिर वो 25 बिटकॉइन हुआ, फिर वो 12 बिटकॉइन हुआ, फिर रिवॉर्ड फिर 6.125 हुआ। तो उसने बोला जो शुरू में बिलीवर्स थे, जिन्होंने शुरू में बिटकॉइन के नेटवर्क में जुड़े, जो शुरू में जिन्होंने बिटकॉइन के नेटवर्क के अंदर बिलीव दिखाया, उनको ज्यादा रिवॉर्ड किया। और जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है सिस्टम, जैसे जैसे लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, माइनर ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो भैया रिवॉर्ड भी उस हिसाब से कम कर दिया। अच्छा, आपको माइनर्स का बड़ा फील होता होगा ना यार, माइनर्स का क्या होगा, बेचारे माइनर, बेचारे माइनर। मैं आपको बताता हूँ, बेचारे नहीं है। बिटकॉइन की जो ये माइनिंग की ये जो स्केड्यूल है, जो बिटकॉइन का कम होने का जो स्केड्यूल है, उसकी जो ये सप्लाई जो है वो उसकी डिफ्लेशनरी है विद टाइम। आज से पहले कोई भी किसी भी फॉर्म ऑफ मनी का हमेशा इन्फ्लेशनरी रहा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ी सप्लाई बढ़ा दो। बिटकॉइन की सप्लाई जो डिफ्लेशनरी है विद टाइम। अब इसमें क्या है, जो माइनर है आप उसके बारे में चिंतित मत हुआ करो। माइनर पहली बार बिटकॉइन के अंदर, माइनर को पता है कि 4 साल बाद एक हार्विंग का इवेंट आना है यार। अगर मुझे इस इंडस्ट्री में बने रहना है तो उसके बाद 4 साल का समय होता है अपने आप को स्टैब्लिश करने का, अपने आप को प्रिपेयर करने का। यार सपोज करो ये पहले आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको प्रोडक्ट 4 साल बाद का पता ही नहीं होता है कि यार मैं पता नहीं इस इंडस्ट्री में मेरा क्या होगा, कोई नया कंपटीशन तो नहीं आ जाएगा, ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएगी। बिटकॉइन ने बता रखा है 4 साल बाद हार्विंग होगी, तुम्हारा रिवॉर्ड आधा रह जाएगा। 4 साल तुम्हारे पास है अपने आप को अगले 4 साल के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ये जितने भी माइनर्स हैं ये इसीलिए बिटकॉइन को माइन करते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं या होल्ड करते हैं, या अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए डेट लेते हैं। पूरी प्लानिंग होती है, तभी रातों रात माइनर्स जो है अपनी माइनिंग, उसमें से ऑब्वियसली कुछ माइनर्स निकल जाते हैं, जो वीकर हैं वो निकल जाते हैं, जिनके बस की नहीं वो निकल जाते हैं, बट नए प्लेयर्स भी एंटर करते हैं, जो निकलते हैं फिर नए प्लेयर्स आते हैं। जो एग्जिस्टिंग माइनर्स होते हैं वो अपनी सप्लाई, अपनी माइनिंग ग्रिड को, अपनी मशीन्स को अपग्रेड कर लेते हैं, और ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी पे जाने की कोशिश करते हैं, राइट, ताकि उनकी कॉस्ट कम हो जाए और वो माइनिंग और वो करते रहे। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, जब सप्लाई मार्केट में आधी रह जाती है तो ऑब्वियसली रेट भी बढ़ता है। अब जब हर हार्विंग के बाद हमने देखा है कि एक बुल रन आता है, हर हार्विंग के बाद हमेशा बुल रन आया है। पिछले आप कितनी रिकॉर्ड उठा के देख लो, और इस बार भी अभी बुल रन हैज नॉट इवन स्टार्टेड इन बिटकॉइन। हार्विंग के बाद डेफिनेटली आएगा, और इस बार क्यों और ज्यादा मैसिव होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, ऊपर से हार्विंग आ गई। आज से पहले कभी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बिटकॉइन के अंदर देखा ही नहीं गया, तो ये अपने आप में एक बहुत नई चीज है। तो भाई ये बिटकॉइन हार्विंग आप इसको हल्के में मत लो। जब से सभ्यता शुरू हुई है, इंसानियत बनी है, 2008 से पहले जितने भी फॉर्म ऑफ मनी आई, जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ाई, बिटकॉइन पहला ऐसा एक एक्सपेरिमेंट था सतोशी नाकामोटो के द्वारा, जिसमें सतोशी नाकामोटो ने यह बोला कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ एज अ फॉर्म ऑफ मनी फॉर द इंटरनेट, तो इसमें जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ये डिफ्लेशनरी होता चला जाएगा, इसकी सप्लाई आधी होती चली जाएगी। और ये खास इसलिए है क्योंकि चाहे दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी ये चाहे कि मैं सप्लाई बढ़ाना चाहता हूं जी, इसकी सप्लाई बढ़ाओ, तो फैसला नहीं ले सकता। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, किसी की ग्रीड यहां काम नहीं करती। इससे पहले लोगों ने ग्रीड दिखाई है बिटकॉइन को, जिन्होंने ग्रीड दिखाई तो बिटकॉइन के फोक्स हुए। फोक्स की हालत बहुत खस्ता है, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन एसवी। आज से पहले ऐसा नहीं कि लोगों ने बिटकॉइन की सप्लाई को बढ़ाने की, या उसकी ब्लॉक स्पेस को बढ़ाने की, या उसकी ट्रांजैक्शन फीस को कम करने की बहुत तरीके के दिमाग लगाए, कोशिश करी। लोगों ने इतने डेस्परेट अटेम्प्ट भी लगाए कि फोक भी करके देख लिया, लेकिन बिटकॉइन को फोक करके फोक्स की हालत खराब है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बिटकॉइन की हार्विंग बिटकॉइन के अंदर एक सप्लाई शॉक लाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। और इस बार क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिमांड के कारण ये और बहुत बड़ा मैसिव बनेगा। इमेजिन करिए कि अब सिर्फ 450 बिटकॉइन आने हैं मार्केट में डेली। 450 बिटकॉइन अगर एक कंपनी भी डिसाइड कर ले, या 2 कंपनी या एक देश डिसाइड कर ले कि मैं हर दिन 450 बिटकॉइन मार्केट से बाय करूंगा, तो आप सपोज करिए क्या होगा। पीछे ईटीएफ में देखा गया कि 900 बिटकॉइन आ रहे थे और 10-10 हजार बिटकॉइन जो थी वो डिमांड में थी। तो इससे ये पता लगता है कि जो बिटकॉइन हार्विंग है ये बहुत बड़ा एक इवेंट है, और खासकर ये इंस्टीट्यूशंस के आने के बाद ये अपने आप में बिटकॉइन की जो आज आप स्थिति देख रहे हो, जो आज आप चीजें देख रहे हो, ये जो आज आप प्राइसिंग देख रहे हो, ये कई गुना ज्यादा आप देखोगे इस प्राइस को ऊपर जाते हुए, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं
और जो हाविंग के जो शॉक हैं तो आप सोच सकते हो क्या होगा 2028 में। सोचिए फिर ओनली एक आधा बिटकॉइन माइनर को आना है, सपोज करिए, मतलब 450 के भी 225 बिटकॉइन आया करेंगे मार्केट में, राइट। और 2032 में 125 के भी 50-55 बिटकॉइन आया करेंगे। सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए, मतलब ये सिनेरियो। सो ये था बिटकॉइन हाविंग का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं रेगुलर ये वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा फ्री हो जाऊं ट्रैवल से। और बाइनेंस की भी खबर में जाते जाते आपको बता दूं कि बाइनेंस इंडिया में आ रहा है। उसको सुनने में आ रहा है कि वो एक उसको पेनल्टी उसको देनी है $2 मिलियन की, और बाइनेंस इंडिया FIU रजिस्टर्ड करके, मतलब बाइनेंस इंडिया के नाम से आएगा या बाइनेंस होगा, FIU रजिस्टर्ड होगा। लेकिन हो सकता है अभी वो बाइनेंस इंडिया के नाम से ना आए, लेकिन जैसे KuCoin है, अभी KuCoin इंडिया तो नहीं हुआ है, बट ये है कि जितनी भी FIU की जो गाइडलाइंस हैं उनको वो देखता हुआ वो इंडिया के अंदर FIU की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इंडिया में वो एंट्री लेगा। ये बहुत बड़ी मैसिव न्यूज़ है। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। इंडिया के बहुत सारे यूजर्स बाइनेंस पे थे। बहुत जल्दी आपको बाइनेंस इंडिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाइनेंस वापस से एप्लीकेशन आपको देखने की मिलेगी। अच्छा साइन है इसका, मतलब इंडिया जो है वो रेडी हो रहा है। सारी ग्लोबल कंपनीज को अलाउ कर देगा अगर फ्यूचर में, तो ऑब्वियसली एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। कंज्यूमर को कंपटीशन में हमेशा फायदा होता है। देखने वाली बात है कि अभी भी इसमें क्लैरिटी इसलिए नहीं क्योंकि बाइनेंस को सिर्फ FIU रजिस्टर्ड होने दे, कोई टैक्स पे क्लैरिटी नहीं है, GST पे क्लैरिटी नहीं है, और अभी बैंकिंग सर्विसेज भी नहीं मिल रही हैं। आप FIU रजिस्टर्ड तो कर रहे हो, कम से कम बैंकिंग सर्विसेज तो आपको शुरू करनी ही चाहिए थी, बट ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये था बाइनेंस के ऊपर अपडेट। इस पे बने रहेंगे, इस पे दिखाएंगे आपको आगे फ्यूचर में क्या अपडेट है। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज एक बार कमेंट करेगा, लाइक करेगा, ठीक है। एंड मिलते हैं हाविंग के आसपास, हाविंग के दौरान फिर एक नया वीडियो लेके आता हूँ विद दिस थॉट। Thank you very much guys, thank you very much, and please do hit the like button. Thank you.